हेलो, हाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बायोज्ञान फैमिली एंड दिस इज़ योर एजुकेटर रूही। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइटोक्रोम्स के बारे में। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, इसका केमिकल नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और कैसे ये रेगुलेट करते हैं डेवलपमेंट को, प्लांट के डेवलपमेंट को, इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो जो जैस्मोनिक एसिड के ऊपर था, उस वीडियो में मैं जब कम्युनिकेशन के बारे बता रही थी तो मैंने बताया था कि यहाँ पे हर ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के ऑर्गेनिज्म के साथ और अपने एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करता है, बात करता है, और उस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में हमेशा एक जो है वो सिग्नल देता है और दूसरा जो है वो सिग्नल को रिसीव करता है। और रिसीव करने के लिए वो क्या इस्तेमाल करता है, रिसेप्टर का इस्तेमाल करता है। और इसी तरह सिग्नलिंग जब प्रोसेस होती है एक रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। और फाइटोक्रोम्स में हम देखेंगे कि कैसे लाइट सिग्नल की तरह काम कर रहा है और प्लांट इसी लाइट को लेके रेस्पॉन्स दे रहा है। और क्योंकि ये लाइट से इनिशिएटेड रेस्पॉन्स है, इसीलिए इसे फोटो रेस्पॉन्स कहा जा रहा है। और यहाँ पे जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स काम कर रहे हैं वो हैं फाइटोक्रोम्स एंड और भी रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स प्लांट्स में होते हैं और वो काम करते हैं, बट आज हम फाइटोक्रोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये लाइट को सेंस करने के मैकेनिज्म पे वर्क कर रहा है, इसीलिए इसे सेंसरी फोटोबायोलॉजी भी बोला जाता है। सेंसरी क्योंकि सेंस कर रहा है, फोटो क्योंकि लाइट को सेंस कर रहा है, और बायोलॉजी। ओके। टू डिटेक्ट द सनलाइट प्लांट्स यूज द रिसेप्टर मॉलिक्यूल फोटो रिसेप्टर। जो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए वो प्लांट्स जो रिसेप्टर का इस्तेमाल करते हैं उसे फोटो रिसेप्टर बोला जाता है। फोटो रिसेप्टर के पास कौन से यूनिट रहते हैं? एक प्रोटीन पार्ट रहता है, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट रहता है। जो नॉन प्रोटीन पार्ट रहता है उसका काम क्या है? उसका ही काम है कि लाइट को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि इसी के पास एक प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाता है। एंड फोटो रिसेप्टर क्या करते हैं? देखिए, ये एब्जॉर्ब करते हैं एक गिवन वेवलेंथ का फोटोन ऑफ लाइट को एंड इनिशिएट करते हैं फोटो रेस्पॉन्स। ये एक स्टिमुलस को, एक सिग्नल को वो एक्सेप्ट करेंगे और उसे प्रोसेस करने के बाद फोटो रेस्पॉन्स को जनरेट करेंगे। और यहाँ पे सिग्नल फोटो होता है यानी लाइट होता है, इसीलिए इसे फोटो रेस्पॉन्स कहा गया है। इस इमेज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को दिखाया गया है, जिसमें कि कॉस्मिक रेज होते हैं, एक्स रेज होते हैं, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, गामा रेज, ऐसे बहुत सारे वेव्स रहते हैं। विजिबल रेंज के अंदर ये सारे कलर्स हमें दिखते हैं और ये उनके वेवलेंथ हैं जो कि 380 से लेके 780 तक है। और हम देख सकते हैं रेड एंड फार रेड रीजन कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ वर्ड्स को, कुछ टर्म्स को, जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या है? फोटोपीरियोडिज्म क्या है? फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या है? सबसे पहले देख लेते हैं फोटोट्रॉपिज्म क्या है। जब एक प्लांट जिस तरफ से सनलाइट आ रही है उधर की तरफ ग्रो करने लगता है, उसी को हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। बेंडिंग हो जाता है, उसी साइड में प्लांट बेंड हो जाता है जिधर से लाइट आ रही होती है। ये तो आप अपने घर पे भी देखे होंगे या घर के आसपास भी देखे होंगे। जिस साइड से लाइट आ रहा होता है प्लांट उसी साइड को बेंड करता है, बेंड होके ग्रो होता है, उसी को बोला जाता है फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा है फोटोपीरियोडिज्म। प्लांट्स फ्लावर एट पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ द ईयर इन रेस्पॉन्स टू चेंजिंग डे लेंथ, कॉल्ड एज फोटोपीरियोडिज्म। अलग अलग प्लांट्स एक पर्टिकुलर डे लेंथ रिक्वायर करते हैं, उन्हें चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डे का लाइट उन्हें चाहिए रहता है। इसी के बेसिस पे कुछ शॉर्ट डे प्लांट होते हैं और कुछ लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट वो हैं जिन्हें लाइट कम टाइम के लिए चाहिए और डार्क ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए, यानी इनके लिए लाइट 12 घंटा से ज़्यादा चाहिए होगा। सोच लेते हैं कि इनके लिए लाइट 12 घंटा से कम चाहिए होगा और
डार्क पीरियड जो है यानी नाइट पीरियड जो है 12 घंटे से ज़्यादा चाहिए होगा। यानी एसडीपी के लिए लाइट कम चाहिए एंड डार्क ज़्यादा चाहिए। बट एलडीपी उसका उल्टा है। एलडीपी के लिए लॉन्ग डे प्लांट के लिए लाइट 12 घंटे से ज़्यादा चाहिए और डार्क 12 घंटे से कम चाहिए। हम इसे सोचिए मान लेते हैं एक 16 और दूसरा 8। तो शॉर्ट डे के लिए 16 घंटे का डार्क पीरियड चाहिए और लाइट पीरियड 8 घंटे का चाहिए, सोच लीजिए। और लॉन्ग डे प्लांट के लिए लाइट 16 घंटे का चाहिए और डार्क 8 घंटे का। ये क्यों? क्योंकि इन्हीं का नाम इन्हें बता रहा है कि शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे। शॉर्ट डे मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड, लॉन्ग डे मतलब लॉन्ग लाइट पीरियड। फोटोमॉर्फोजेनेसिस, several phenotypic changes which are induced by light other than photosynthesis। फोटोसिंथेसिस भी लाइट में ही होता है। फोटोसिंथेसिस को छोड़ के बाकी जितने प्लांट रेस्पॉन्सेस होते हैं लाइट के थ्रू, उसे ही बोला जाता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि सनलाइट के प्रेजेंस में स्टेम का ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है और लीफ का एक्सपेंशन स्टार्ट होने लगता है एक सीडलिंग में। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं प्लांट रेस्पॉन्स कैसे करता है लाइट को लेके। इसका 2 टाइप का रेस्पॉन्स है। इटियोलेटेड ग्रोथ कराता है डार्क में एंड डी इटियोलेटेड ग्रोथ कराता है लाइट में। इटियोलेटेड ग्रोथ क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रोन इन पार्शियल और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट। अगर फ्लावरिंग प्लांट को पार्शियल यानी हाफ, थोड़ा थोड़ा लाइट होगा या फिर टोटली डार्क होगा, वैसे कंडीशन में अगर ग्रो किया जाए तो इटियोलेटेड ग्रोथ देखा जाता है। इटियोलेटेड ग्रोथ में क्या क्या है? इसमें क्लोरोफिल कम हो जाता है, इसीलिए कलर पेल कलर दिखता है, थोड़ा येलोइश टाइप का कलर दिखता है। यहाँ आप देख सकते हैं सीडलिंग डार्क में ग्रो हुआ है तो कैसे उसका अपीयरेंस है। और भी चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? कोटिल्यूडन क्लोज हो जाता है, इलोंगेशन ऑफ स्टेम दिखाई देता है और बहुत वीक होता है वो स्टेम जो है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कितना लेंथ इसका हो गया है। लॉन्गर इंटरनोड, इनके जो नोड्स के बीच में गैप रहता है यानी इंटरनोड ज़्यादा लॉन्गर पाए जाते हैं। एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन होता है। जब एपिकल हुक फॉर्मेशन आप इथिलीन में पढ़े होंगे, इसमें होता क्या है, जब जर्मिनेट हो रहा होता है तो प्लांट्स इस टाइप का हुक फॉर्म करते हैं। कोटिलिडन यहाँ पे अगर है तो इसका ये जो ग्रोइंग पार्ट है यहाँ पे हुक बना के रहता है, इसीलिए एपिकल हुक इसे बोला जाता है। हुक टाइप का स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई एपिकल हुक बोला जाता है। और एपिकल पोर्शन में इसीलिए एपिकल हुक। और क्या होता है? शॉर्ट रूट होता है और लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लैक करता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाता है, दैट्स वाई कलर येलोइश कलर आता है। यही अगर हम लाइट ग्रोन प्लांट की बात की जाए, लाइट ग्रोन सीडलिंग की बात की जाए तो कैसे इसका ग्रोथ होता है? ट्रांजिशन ऑफ सीडलिंग फ्रॉम बिलो ग्राउंड ग्रोथ टू अबव ग्राउंड ग्रोथ फॉर्म डी इटियोलेशन। जब ट्रांजिशन होता है एक सीडलिंग का बिलो ग्राउंड के नीचे जब होता है और ट्रांजिशन के बाद ग्राउंड के ऊपर वो डेवलप होता है, मिट्टी के ऊपर वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। ये जो मिट्टी के नीचे से था और मिट्टी के ऊपर बाद में डेवलप हुआ, ये दोनों का जो ट्रांजिशन है इसे ही डी इटियोलेशन बोला जाता है और ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। ये रेगुलेट होता है बाय द एक्सपोजर ऑफ वेरियस फोटो रिसेप्टर पिगमेंट टू लाइट। बहुत सारे फोटो रिसेप्टर्स हैं प्लांट में पाए जाते हैं, वो ये रेगुलेट करते हैं। और इसमें क्या क्या चेंज हो सकता है? कोटिलिडन जो कि डार्क ग्रोन में क्लोज होके था, यहाँ पे एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपांड करना स्टार्ट हो जाएगा। ओपनिंग ऑफ द एपिकल हुक, ये जो एपिकल हुक बना था ये खुलने लगेगा, ओपन होने लगेगा। इनहिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल लेंथनिंग, जो हाइपोकोटाइल स्टेम रीजन था वो ज़्यादा लंबा होते जा रहा था। यहाँ जैसे ये इतना लंबा हो गया है ये सीडलिंग, वो जो लंबा होते जा रहा था वो लंबा होना कम होगा, इनहिबिट होगा, रुक जाएगा।
स्टिमुलेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ एंथोसियानिन, ये भी एक टाइप का प्लांट पिगमेंट है। एंथोसियानिन पिगमेंट का स्टिमुलेशन होगा, सिंथेसिस, इसका सिंथेसिस का स्टिमुलेशन होगा। स्टिमुलेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट, और क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, पिगमेंटेशन एंड रूट ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगा इस कंडीशन में, लाइट के प्रेजेंस में। चलिए थोड़ा इसके डिस्कवरी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले 1932 में वर्थविक एंड हेंड्रिक्स ने ये दिखाया था कि रेड लाइट के प्रेजेंस में जर्मिनेशन स्टार्ट हो रहा है लेट्यूस सीड्स में, एंड फारेर जो कि रेड लाइट था, और फारेर लाइट जिसका रेंज 710 to 740 नैनोमीटर है, ये इनहिबिट कर रहा था जर्मिनेशन को। ये किए क्या थे, ये सबसे पहले ये देखे थे कि जब भी वो रेड लाइट दे रहे हैं, यानी लाइट कंडीशन दे रहे हैं, तो वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड लाइट एरिया में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और ये जो लेट्यूस सीड्स हैं, लेट्यूस सीड्स का मतलब ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स हैं जिनमें पत्ते ज़्यादा होते हैं, और ये ना सलाद में काम आते हैं। और हम अगर इसका एक एग्जांपल देखें तो कैबेज हो सकता है। उन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि रेड लाइट एरिया में एब्जॉर्प्शन हो रहा है लाइट के प्रेजेंस में, और लेट्यूस सीड्स जो हैं ये जर्मिनेट कर रहे हैं। जब लेट्यूस सीड को ग्रो किया जा रहा था, ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो लेट्यूस सीड्स को लिए थे और जर्मिनेशन में डाले थे। ये देखे थे कि जब भी रेड लाइट एरिया आ रहा है, लाइट दे रहे हैं तब जर्मिनेशन हो रहा है, और जब भी फारेड लाइट दे रहे हैं तब जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, ये इनहिबिट हो जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि जो लाइट कंडीशन वो दे रहे हैं, वो लाइट कंडीशन में कौन सा रेंज में ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि रेड लाइट एरिया में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो कि 630 से 680 नैनोमीटर के बीच में था, उसी रेंज में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और जब इनहिबिट हो रहा है तो वो कौन सा रेंज है, वो फारेड लाइट रेंज है, जो कि 710 से 740 नैनोमीटर तक हो रहा था। ये इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है जो वो देखे थे। ये ग्राफ उन्होंने जो देखे थे उसे एज ए ग्राफ उन्होंने डिस्प्ले किया था, और आप देख सकते हैं ग्राफ में, अगर रेड लाइट की बात की जाए तो ये जो सॉलिड लाइन है ये रेड लाइट के लिए है, और जो डैश लाइन है वो है फार रेड लाइट के लिए। रेड लाइट एरिया 630 के जस्ट बाद स्टार्ट हो रहा है, 700 तक ये कंप्लीट हो जा रहा है, और जो फार रेड लाइट है वो 700 के बाद भी एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है। दूसरा उन्होंने क्या देखा, ज़ैंथियम प्लांट, जो ये है इसका एग्जाम्पल, इमेज है इसका। ये ज़ैंथियम प्लांट में उन्होंने क्या देखा, ये एक शॉर्ट डे प्लांट है। तो शॉर्ट डे प्लांट के लिए क्या चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट के लिए चाहिए कि डे लेंथ कम होना चाहिए, नाइट ज़्यादा होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या देखा, एक शॉर्ट डे प्लांट में जब भी फारर लाइट दे रहे हैं तो लाइट देने टाइम में जो इनहिबिशन हो रहा था फ्लावरिंग का, वो रिवर्स हो जा रहा है, यानी फारेड लाइट में वो फ्लावरिंग दिखा रहा है। यहाँ पे ये इससे पहले मैंने बोला कि रेड लाइट में रेस्पॉन्स आ रहा है, और अभी बोल रही हूँ कि फारेड लाइट में रेस्पॉन्स आ रहा है। बट डिफरेंस क्या है, पहले मैं लॉन्ग डे प्लांट का बात कर रही थी, अब मैं बात कर रही हूँ शॉर्ट डे प्लांट का। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब क्या है, उसको लाइट कम चाहिए होगा, तो उसका रेस्पॉन्स कब आ रहा होगा, उसका रेस्पॉन्स मेन रेस्पॉन्स तो डार्क में आ रहा होगा, तभी तो उसको डार्क ज़्यादा चाहिए। तो क्योंकि ये शॉर्ट डे प्लांट है तो इसका जो रेस्पॉन्स आएगा वो फार रेड लाइट एरिया में रेस्पॉन्स आएगा, इसीलिए ये बोल रहा है कि ये रेड लाइट में इसका फ्लावरिंग इनहिबिट हो गया रहता है, बट अगर फार रेड लाइट दिया जाए तो इसका फ्लावरिंग हो जाता है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वर्थविक एंड हिज एसोसिएट कंक्लूड दैट फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन 2 इंटरकन्वर्सिबल फॉर्म। ये जो ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने एक कंक्लूजन दिया, उन्होंने बोला कि फाइटोक्रोम जो होता है 2 फॉर्म में पाया जाता है जो कि इंटर कन्वर्टेबल है, कन्वर्ट होते रहते हैं। पहला फॉर्म है पीआर फॉर्म, पी फाइटोक्रोम के लिए, आर यानी रेड लाइट के लिए जो कि रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एंड पीएफआर, पी फाइटोक्रोम के लिए, एफआर रेड लाइट के लिए,
और ये फारेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और क्या क्या उन्होंने कंक्लूजन दिया? फाइटोक्रोम क्या है? फाइटोक्रोम एक सॉल्युबल ब्लू ग्रीन पिगमेंट प्रोटीन है, सॉल्युबल है एंड ब्लू ग्रीन दिखता है हमारे आई को, और ये एक पिगमेंट प्रोटीन है। ये क्या किस तरह एक्ट करता है? एक फोटो रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है। और किस चीज का फोटो रिसेप्टर? रेड एंड फारेड लाइट का फोटो रिसेप्टर की तरह काम करता है। याद रखिए, प्लांट्स में बहुत सारे फोटो रिसेप्टर होते हैं, रेड एंड फारेड लाइट के लिए भी होते हैं और ब्लू लाइट के लिए भी होते हैं। यहाँ पे हम रेड एंड फारेड लाइट के लिए फाइटोक्रोम पढ़ रहे हैं, बट ब्लू लाइट के लिए भी होते हैं, जो कि कहा जाता है क्रिप्टोक्रोम। ये उसका एक एग्जाम्पल है। It is possibly the only photoreceptor in photoperiodism and flowering process। ज़्यादातर हम फ्लावरिंग प्रोसेस और फोटोपीरियोडिज्म के लिए फाइटोक्रोम को ही पढ़ते हैं। ये कहाँ सिंथेसाइज होता है? डार्क में एंड साइटोप्लाज्म में, इन द फाइटोक्रोम रेड फॉर्म, पीआर फॉर्म में, साइटोप्लाज्म सेल्स के साइटोप्लाज्म में डार्क कंडीशन में सिंथेसाइज होता है, यानी ये इस टाइम में इनएक्टिवेट होगा। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया में, एल्गी में, फंजाई में। इसका 2 रिवर्सिबल फॉर्म होता है। क्या क्या? एक है फाइटोक्रोम रेड फॉर्म, दूसरा है फाइटोक्रोम फारेड फॉर्म। और इसे क्रोमोप्रोटीन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था इसका एक प्रोटीन पार्ट होता है और दूसरा इसका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम कराता है, और वहीं इसीलिए इसे क्रोमोप्रोटीन बोला गया है। दे एब्जॉर्ब रेड लाइट एंड फारेड लाइट मोर स्ट्रांगली। इस एरिया में, इस नैनोमीटर एरिया में, इस वेवलेंथ के एरिया में ये रेड एंड फारेड लाइट को ज़्यादातर एब्जॉर्ब करते हैं। एंड ये ब्लू लाइट को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यूवी लाइट को भी कुछ एब्जॉर्ब कर सकते हैं। देखिए फोटो रिवर्सिबिलिटी कैसे होती है। इसके जो 2 फॉर्म है, पीआर एंड पीएफआर फॉर्म के बीच में। देखिए पीआर दिखता कैसे है? ब्लू हमारे आई के लिए। इज कन्वर्टेड टू ए फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म, पीएफआर फॉर्म। पीआर लाइट के प्रेजेंस में, हमेशा रेड लाइट के प्रेजेंस में पीएफआर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और पीएफआर क्या है? ब्लू ग्रीन पिगमेंट प्रोटीन है, और ये किससे हो रहा है? रेड लाइट के प्रेजेंस में, और ये प्रोसेस जो है फास्ट है। उसके बाद पीएफआर कन्वर्ट हो सकता है बैक फार रेड लाइट के प्रेजेंस में पीआर को, और ये होता कब है? ये फार रेड लाइट में होता है और नाइट में होता है, डार्क कंडीशन में होता है, इसलिए इसे डार्क कन्वर्सन भी बोला जाता है। और ये जो प्रोसेस है पीआर से पीएफआर कन्वर्ट होने का प्रोसेस थोड़ा स्लो है। देखिए पीआर से पीएफआर स्पीड हो रहा है, लेकिन पीएफआर से पीआर स्लो हो रहा है। और यही कन्वर्सन के दौरान जब पीआर पीएफआर में होता है, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है, फोटोमॉर्फोजेनेटिक रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। यानी जो मैंने बोला, याद कीजिए एलडीपी एंड एसडीपी के बारे में। एलडीपी क्या था? डे लेंथ इसका ज़्यादा चाहिए था, यानी इसका लाइट इसको ज़्यादा चाहिए था, डार्क कम चाहिए था। लाइट सोचिए 16 घंटे का चाहिए था और डार्क 8 घंटे का। और मैंने क्या बोला? पीएफआर पीआर में कन्वर्ट होता है स्लो प्रोसेस में, यानी यहाँ पे पीएफआर फॉर्म ज़्यादा पाए जाएंगे। एलडीपी में क्या होता होगा? लाइट के प्रेजेंस में पीआर पीएफआर में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता होगा, और इसका तो लाइट पीरियड ज़्यादा होता है एलडीपी का। तो जो 16 घंटे में जितने पीआर हैं पीएफआर में कन्वर्ट हो गए होंगे, बट इसका डार्क पीरियड कम है, यानी पीएफआर पीआर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा होगा। एक तो डार्क पीरियड कम है और ये प्रोसेस भी स्लो है, इसीलिए एलडीपी में पीएफआर फॉर्म जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव फॉर्म होता है और पाया भी जाएगा ज़्यादा अमाउंट में, और यही फोटोमॉर्फोजेनेटिक रेस्पॉन्स कराएगा। बट एसडीपी को सोचिए तो इसका उल्टा हो रहा है। ऑब्वियसली एसडीपी में पीआर फॉर्म ज़्यादा पाया जाएगा और एलडीपी में पीएफआर फॉर्म ज़्यादा पाया जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? चलिए इसका केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
केमिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यह डाइमर फॉर्म में पाया जाता है। इसका 2 सिमिलर सब यूनिट होता है। एक सब यूनिट जो है हर सब यूनिट में 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट लाइट को एब्जॉर्ब करता है जिसे क्रोमोफोर बोला जाता है, और दूसरा एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है और इसे एपोप्रोटीन बोला जाता है। ये दोनों मिल जब जाते हैं, मिलने के बाद होलोप्रोटीन का फॉर्म करते हैं। बोथ फॉर्म्स द होलोप्रोटीन। 5 एपोप्रोटीन कैन नॉट एब्जॉर्ब रेड और फारेड लाइट एलोन। फाइटोक्रोम जो है अकेले, इसका एपोप्रोटीन पार्ट जो है अकेले कभी भी वर्क नहीं कर सकता है, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है जब तक कि उसका एब्जॉर्बिंग पिगमेंट ना पाया जाए। एंड हायर प्लांट्स में क्या होता है, क्रोमोफोर को फाइटोक्रोमोबिलिन भी बोला जाता है। एंड लाइट कैन बी एब्जॉर्ब ओनली व्हेन द पॉलीपेप्टाइड इज कोवैलेंटली लिंक्ड टू द फाइटोक्रोमोबिलिन एंड फॉर्म होलोप्रोटीन। जब भी होलोप्रोटीन फॉर्म होगा तब जाके ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इनका फंक्शनल फॉर्म को आ सकते हैं। और क्या है, इसका जो ईच सब यूनिट है, 2 पॉलीपेप्टाइड है, डाइमर से बने हुए हैं। ईच पॉलीपेप्टाइड में 2 सेगमेंट पाए जा रहे थे, और ये क्योंकि एक प्रोटीन है, एक पॉलीपेप्टाइड है, तो पॉलीपेप्टाइड में आप क्या पढ़ते हैं, एक प्रोटीन का हमेशा एक एन टर्मिनल रीजन होता है और एक सी टर्मिनल रीजन होता है। तो यहाँ एन टर्मिनल रीजन में देखिए, इसके प्रोटीन के जो फाइटोक्रोम का प्रोटीन है, इसका एन टर्मिनल रीजन में एक पास डोमेन होता है, एक जीएफ डोमेन होता है एंड एक फाई डोमेन होता है। दिस डोमेन कंप्राइजेस द क्रोमोफोर बाइंडिंग रीजन ऑफ फाइटोक्रोम। और यही जो एन टर्मिनल डोमेन है, यहीं पे क्रोमोफोर बाइंडिंग रीजन होता है, और वो ये P5B जो है, यही एक उसका क्रोमोफोर है। एंड एन टर्मिनल सी टर्मिनल के बीच में एक हिंज रीजन पाया जाता है, कनेक्टिंग लिंक पाया जाता है, उसे ही हिंज रीजन बोला गया है। सी टर्मिनल रीजन में 2 पीआरडी डोमेन होते हैं, और ये क्या मीडिएट करते हैं, डाइमेराइजेशन। जब भी ये एक्टिव फॉर्म में इसे आना होगा तो ये तो हमेशा डाइमर बनेंगे ना, तो डाइमेराइजेशन कराता है पीआरडी डोमेन। और क्या कराता है पीआरडी डोमेन, पीआरडी डोमेन का और एक फंक्शन है, ये हेल्प करता है जब भी एक्टिवेट होगा और पीआर पीएफआर में कन्वर्ट होगा तो उसे न्यूक्लियस में ले जाने का काम कराता है। और इसके सी टर्मिनल रीजन में एक हिस्टिडीन काइनेज रिलेटेड डोमेन भी पाया जा रहा है जो एक्टिवेशन में हेल्प करता है। देखिए फाइटोक्रोम्स के अभी टाइप्स देख लेते हैं। फाइटोक्रोम के 2 टाइप्स होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी, या बोल सकते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो है, टाइप 1 फाइटोक्रोम जो है, ये डार्क ग्रोन सीडलिंग में ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि ये डार्क में फंक्शन करते हैं। ये फारेड लाइट में एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि आपने जो इंटर कन्वर्सन देखा उसमें भी तो आपने देखा कि डार्क में फारेड लाइट के प्रेजेंस में पीएफआर फॉर्म पीआर में कन्वर्ट हो जाता है। ये डार्क स्टेबल होते हैं, सो ड्यूरिंग डे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 5 जीन इनहिबिटेड। इसीलिए क्योंकि ये डार्क स्टेबल होते हैं, इनका जो एक्टिवेशन होगा इनके जीन का या पॉलीपेप्टाइड बनेगा, ये कब बनेगा, डार्क में बनेगा, लाइट में नहीं बनेगा। लाइट में ये इनहिबिटेड रहेंगे। इसका एक एग्जांपल है 5A। 5A इज रैपिडली डिग्रेडेड एज पीएफआर, और फारेड लाइट के फॉर्म में पीएफआर इसका कन्वर्ट होगा हमेशा पीआर फॉर्म में। टाइप 2 जो है फाइटोक्रोम, ये क्या है, लाइट स्टेबल है, और ये हाई अमाउंट में पाए जाते हैं डी इटियोलेटेड प्लांट में, यानी जो लाइट में ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे फाइटोक्रोम टाइप 2 दिखाई देंगे। और फाइटोक्रोम टाइप 2 के एग्जाम्पल में कौन कौन आ रहे हैं, बी सी डी ई, यानी ए को छोड़ देने से बाकी जितने आ रहे हैं फाइटोक्रोम के टाइप फाइटोक्रोम के ग्रुप में, वो सारे लाइट ग्रोन प्लांट में दिखेंगे। ये रेड लाइट में एक्टिवेट होंगे, और सबसे ज़्यादा अमाउंट में फाइटोक्रोम बी ही पाया जाता है, और ये डी इटियोलेटेड प्लांट में ही पाया जाता है। फाइटोक्रोम यहाँ पे एक नोट में लिखी हूँ, फाइटोक्रोम प्रोटीन्स आर एनकोडेड बाय फाइटोक्रोम जीन फैमिली कॉल्ड एज 5 जीन फैमिली से ही फाइटोक्रोम के जो प्रोटीन है उनका ट्रांसक्रिप्शन होता है और ये फंक्शन में आते हैं। देखिए फाइटोक्रोम का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले देखिए, ये इसका एन टर्मिनल डोमेन है, सी टर्मिनल डोमेन है,
ये नीचे के साइड, इसीलिए एन टर्मिनल में NH2 लिखा गया है, सी टर्मिनल में COH लिखा गया है। इनके बीच में एक हिंज रीजन है और इस टाइम पे वो इनएक्टिवेट फॉर्म में है। और एन टर्मिनल रीजन में जो GF डोमेन के साथ हमेशा एक क्रोमोफोर अटैच है। द P5B chromophore attached to the GF domain at the conserved cysteine residue to produce the holoprotein। और ऐसे ही ये होलोप्रोटीन का फॉर्म करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा गया है, ओपन एक्टिवेशन बाय द रेड लाइट द डी रिंग ऑफ P5B रोटेट्स कॉज ए कन्फर्मेशनल चेंज इन द होलोप्रोटीन एंड एक्सपोजिंग द न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस विद द PRD डोमेन ऑफ 5B। देखिए, जब भी लाइट का प्रेजेंस होगा तो इनका जो है, ये जो रिसेप्टर है, इनका हमेशा एक्टिवेशन होगा। एक्टिवेशन होने के बाद जब भी एक्टिवेशन होगा तो इनका जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, मैंने क्या बोला था, जब एक्टिवेशन होता है तो ये न्यूक्लियस को मूव करता है। तो हमेशा न्यूक्लियस के मूव होने के लिए उसके पास एक सिग्नल तो होना चाहिए ना कि मुझे न्यूक्लियस में जाना है। तो वो जब इनएक्टिवेट रहता है वो सिग्नल हमेशा छुप के रह जाता है, मास्क होके रह जाता है। बट जब इनका लाइट के प्रेजेंस में जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो इनका ये जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है वो खुल जाता है, वो दिखने लगता है। अब ये क्या कर सकते हैं, अब ये न्यूक्लियस को जा सकते हैं। और हेल्प कौन करता है, PRD डोमेन हेल्प करता है। अब ये एक्टिवेट हो गए हैं, यानी PFR फॉर्म में आ गए हैं और ये न्यूक्लियस को मूव करेंगे और फोटोमॉर्फोजेनेटिक रेस्पॉन्स के लिए जो जो जीन चाहिए उनका एक्सप्रेशन कराने लगेंगे। दिस इज इट फॉर फाइटोक्रोम स्ट्रक्चर डिस्कवरी एंड इसका केमिकल नेचर। बाकी इसके जो सिग्नलिंग एंड मोड ऑफ एक्शन जो है ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। खासकर इसका फोटोमॉर्फोजेनेटिक रेस्पॉन्स डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।